पिता ने अमेरिका में गोद दे दिया। वो अपने बच्चे को बहुत याद करती है। डोंगू नशे में लड़की को घर छोड़ देता है और फिर एक रॉकस्टार जैसे बनने की कोशिश करने वाले लड़के को उस रहस्यमयी आदमी से हुई मुलाकात के बारे में बताता है, लेकिन वो लड़का इसकी ज्यादा परवाह नहीं करता। घर लौटते समय डोंगू महसूस करता है कि वही रहस्यमयी आदमी उसे फिर से पीछा कर रहा है। डोंगू चालाकी से उसे चौका देता है और पकड़ लेता है। ये आदमी असल में डोंगू का पुराना फ्रेंड होता है। वो स्क्वाड में एक छोटे लड़के के रूप में शामिल हुआ था और हमेशा अपने कमांडर की इज्जत करता था। मैं आपकी इज्जत करता हूं कैप्टन। उसका नाम हाजिन है, लेकिन उससे बातचीत संभव नहीं होती। आप यहाँ तैनात हैं कहकर वो फिर भाग जाता है। इन घटनाओं से डोंगू बेचैन हो जाता है। कई सालों में पहली बार उसे 2 और उत्तर कोरियाई जासूस देखने को मिले थे। अगली सुबह डोंगू फिर हाजिन से मिलता है। हाजिन दक्षिण कोरिया में एक हाई स्कूल स्टूडेंट बनकर अंडरकवर है। उसका मिशन है यूरान के भाई से दोस्ती करना। वही लड़का जो हमेशा डोंगू को तंग करता है ताकि वो उसकी बहन पर नजर न रखे। शाम को जब वे स्कूल के लड़के पर नजर रखते हैं, डोंगू फिर उससे उसकी असली योजना पूछता है। हाजिन कहता है कि उसे सो सांगू की जगह लेनी है, वही मोटा डिलीवरी मैन। तभी वे यूरान के मालिक की गंदी हरकतें देखते हैं जो जरा भी शर्म नहीं दिखाती और सीधे उस पर गंदे संकेत करती है। डोंगू हाजिन से कहता है कि जाकर उसकी मदद करो। वो मना कर देता है और उल्टा डोंगू को डांटता है कि वो दक्षिण कोरियाई लोगों से जुड़ाव क्यों महसूस कर रहा है। जाकर उसकी मदद करो, उसे मुझे नहीं देखना चाहिए। हाजिन कहता है मैं उस दक्षिण कोरियाई लड़की की मदद क्यों करूं, क्या तुम उसके लिए चिंतित हो? डोंगू कहता है नहीं, वो यूजन की बहन है, तुम्हें उसका दिल जीतना होगा ताकि उसका भाई तुम पर भरोसा करे। वे उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे वही कपड़े पहना देते हैं जो डोंगू ने पहने थे जब उसे परवर्ट समझा गया था। वे उस आदमी को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने यूरान को परेशान करना जारी रखा तो वे उसकी तस्वीरें ऑनलाइन डाल देंगे। अगली सुबह तीनों जासूस दुकान की छत पर खुशी से समय बिता रहे होते हैं जहां डोंगू काम करता है। तभी वे देखते हैं कि वो महिला जिसने डोंगू को अपने पास रखा था स्थानीय गुंडों के साथ झगड़े में लगी हुई है। गुंडे उसे धमकाते हैं, अगर तुम किसी और सप्लायर से सामान लोगे तो तुम्हारी दुकान बर्बाद कर देंगे। डोंगू वहां चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए वो झगड़े के बीच में कूद पड़ता है। वो अपने मूर्ख जैसे दिखने वाले व्यवहार को बदले बिना सबका गुस्सा अपनी तरफ खींच लेता है। तभी गुंडा उस महिला को धक्का देता है, लेकिन डोंगू उसकी गिरावट को संभाल लेता है। वो लड़ाई में उतरने की तैयारी करता है पर वो महिला उसे रोक देती है, बोलती है मुसीबत से दूर रहो, मुठ्ठियां मत चलाओ। ये बातें डोंगू को बेचैन कर देती हैं। उसे लगता है कि शायद वो समझ गई है कि वो सिर्फ बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा है। शाम को वो औरत का बेटा काम से लौटा है और गुंडों को ढूंढने की ठान लेता है। वो पुलिस का इंटर्न है इसलिए अड़ा हुआ है। डोंगू गैस स्टेशन पहुंचता है जहां वो लड़का काम करता है और उससे अपने सौतेले भाई को छुड़ाने में मदद मांगता है। गुंडों ने उसे पकड़ लिया था जब उसने खुद उनसे उलझने की कोशिश की थी। स्कूल बॉय उन गुंडों को आसानी से हरा देता है। इसके बाद डोंगू अपने सौतेले भाई के पास अपनी मूर्ख वाली शक्ल बनाए हुए पहुंचता है। भाई उसे कहता है कि परिवार की रक्षा करने के लिए इंसान को मजबूत होना चाहिए और वो कहता है चिंता मत करो, मैं अपने परिवार का आखिरी दम तक ख्याल रखूंगा, मुझ पर भरोसा रखना। ठीक है, अब भगवान को दोष देना बंद करो। अगले दिन पड़ोसियों और करीबी दोस्तों के साथ बारबेक्यू के दौरान डोंगू महसूस करता है कि इस माहौल में वो बदल रहा है। उसे डर लगता है कि कहीं वो इस जगह से बहुत ज्यादा जुड़ ना जाए। उधर नॉर्थ कोरिया में दागदार पहरे वाला कर्नल मंत्री से मिलने जाता है। मंत्री कहता है कि वे दक्षिण कोरिया के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं और स्क्वाड 54 के जासूसों की मौजूदगी इस प्रक्रिया को मुश्किल बना सकती है। इसलिए मंत्री आदेश देता है कि सभी जासूसों को वापस बुलाया जाए, स्क्वाड को भंग किया जाए और उन्हें देशद्रोही घोषित किया जाए। फिर उन सभी जासूसों को मार दिया जाए और उनसे जुड़ी सारी फाइलें नष्ट कर दी जाए। लेकिन कर्नल मंत्री से गुजारिश करता है कि जासूसों को गद्दार नहीं बल्कि हीरो की तरह मरने का मौका दिया जाए। वो वादा करता है कि वो उन्हें दक्षिण कोरिया में ही आत्मविनाश का आदेश देगा। मंत्री पूछता है क्या तुम इसके बारे में पक्के हो? कर्नल कहता है अगर उन्होंने ना माना तो मैं खुद उन्हें मार दूंगा। डोंगू दक्षिण कोरिया में अपनी बेफिक्र जिंदगी का मजा ले रहा होता है, लेकिन ये खत्म हो जाती है जब उसके पेजर पर आत्मविनाश का आदेश आता है। इसके बाद पूरे दक्षिण कोरिया में लोगों द्वारा अकल्पनीय काम करने की भयानक लहर फैल जाती है। स्कूल बॉय डोंगू के पास आता है, वो भी उलझन में है। वो डोंगू को मारने का इरादा रखता है क्योंकि वो समझ चुका है कि डोंगू ने आदेश नहीं माना क्योंकि वो अभी तक जिंदा है। डोंगू कहता है बेवकूफ मत बनो, बंदूक नीचे करो, मैंने तुमसे क्या कहा था रन, हम उन चीटियों जैसे ही हैं, अगर हम गायब भी हो जाएं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार तीनों जासूसों के बीच विवाद बढ़ जाता है। डोंगू आदेश मानकर अपनी जान लेने को तैयार है, लेकिन उससे पहले वो जानना चाहता है कि क्या उसके मरने के बाद उसकी मां का ख्याल रखा जाएगा। इस बारे में वो अपने इंस्ट्रक्टर से बात करना चाहता है। उधर दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसियां रातों रात मिली अनगिनत लाशों से हैरान है, लेकिन स्पेशल यूनिट का प्रमुख उतना आश्चर्यचकित नहीं है। वो कहता है अब सिर्फ 3 बचे हैं, वे अभी भी जवान हैं, बस आदेश का पालन कर रहे हैं। ऊपर से आदेश है कि हस्तक्षेप न किया जाए और दुश्मन जासूसों को अपना काम पूरा करने दिया जाए, लेकिन वो इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता और बाकी लोगों को बचाने का निर्णय करता है। कुछ समय बाद दक्षिण कोरिया की स्पेशल यूनिट का प्रमुख डोंगू को ढूंढ लेता है और उसे आदेश न मानने के लिए कहता है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि वो भी स्क्वाड 54 का हिस्सा था, लेकिन बाद में दक्षिण कोरिया आ गया था।